नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र विषय से अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ को पढ़ने चल रहे हैं। तो पिछले अंकों की तरह आवश्यकता अनुसार हम समझाने की कोशिश करेंगे बीच बीच में थोड़ा सा, और इसके बाद इसका व्याख्या भाग अलग से आएगा। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये कुछ शिक्षकों के लिए निर्देश है, जिससे आपके लिए जो ज़रूरी नहीं है, और इसलिए पाठ की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण यानी जो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो हम एक देश के व्यापारी दूसरे देश में व्यापार कर सकें, एक देश के कर्मचारी दूसरे देश में काम कर सकें, दूसरे के तीसरे में, इस तरीके से इसी क्या कहते हैं हम, वैश्वीकरण। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वे दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थीं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है, कमीजों से लेकर टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक। प्रसंस्कृत फलों का रस, जैसे आप माज़ा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिए, तो ये सब सारे क्या हैं, जूस अलग अलग तरीके के आते हैं, इसी को प्रसंस्कृत फलों के रस कहते हैं। हमारे बाज़ारों में वस्तुओं की बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला टॉपिक, अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार की दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। व्यापार क्या था? दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। या बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी के ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। एक चित्र दिया गया है कॉल सेंटर का। यह बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। तो क्या बात की गई कि कंपनी मालिक कहीं का है, फिर वो इंजीनियर से कहीं से हायर किए, उसका जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हुआ, और जो उसकी असेंबलिंग हुई यानी बन के तैयार हुआ वो कहीं और हुआ, और जो सेल किया जा रहा है और कहीं अन्य देश में सेल किया जा रहा है, और जो कस्टमर को उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कॉल सेंटर के माध्यम से, वो कहाँ से, कहीं और देश यानी भारत से। तो एक काम में एक चीज़ को बनाने से लेके बेचने तक में करीब 4 से 5 देश शामिल हैं। इसी ही एक तरीके से वैश्वीकरण का युग हुआ। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मेक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं।
यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। अब आओ इस पर एक विचार करने को दिया गया है। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन पूर्ति करें कि बस एक तरीके से आपको कार्य के लिए आप इसको करिएगा। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अगला टॉपिक, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगे। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया है, जहाँ उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। जैसे अब देखिए, भारत में क्या है, अमेजॉन है, ने किसको खरीद लिया? कई छोटी छोटी कंपनियों के साथ उसका अपना टाई अप चल रहा है। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। ई-कॉमर्स साइट यहाँ बनी, फिर वॉलमार्ट ने खरीद लिया करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के पैसे में। पेटीएम में जो है तो चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा का वो हो गया। जोमेटो से आपके बाइजू जो लर्निंग ऐप है, यहाँ पे कई विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से क्या कर रही हैं, उनके पास पैसा है तो अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। यानी जो आप सामान लेते हैं बड़े बड़े ब्रांड के, जैसे एडिडास, रिबॉक, पूमा, नाइकी, ये सब हुए, तो हो सकता है कि ये जो है ना एक ही तरीके के, या ये भी संभव कि एक ही बनाने वाले के यहाँ से सामान खरीदते हों, अपने अपने थोड़ा गुणवत्ता को एक इधर उधर करके, या गुणवत्ता को भी सिमिलर रख के आप कह सकते हैं 19-20 का अंतर, और बाद में अपना अपना ब्रांड नेम लगा करके अपने शॉप में बेच रहे हैं। तो बना कोई और रहा है, गुणवत्तापूर्ण सामान और बना रहा है, लेकिन ब्रांड नेम लग गया नाइकी का, पूमा का, रिबॉक का। पता चला भारत में ही सामान बन रहा है, लेकिन नाइकी का लग गया, आपको लगा विदेशी ब्रांड आया है, वहाँ से कपड़ा आया है, जूता वहाँ से आया है। जबकि आपको पता है कि भारत में कानपुर, आगरा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चमड़े के लेदर के, प्योर लेदर के शूज यहाँ से निर्यात होते हैं। विश्व के बड़े बड़े ब्रांड भी यहीं से ऑर्डर करते हैं। लेकिन नाम ब्रांड का, तो पैसा कौन ज़्यादा लेगा? ब्रांड वाले। जो बनाने वाला है उसको क्या मिला? बहुत मामूली। और जब उन पर नियंत्रण भी क्या हो गया, बड़ी कंपनियों का, क्योंकि उनको वहीं से ऑर्डर मिलता है बनाने वाले को, तो वो एक तरीके से उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो यह भी एक नियंत्रण का प्रकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। अब यहाँ पे एक विचार करने के लिए प्रश्न सरीखा दिया गया है, तो आप इस पर करिएगा। कुछ फिर उसे सवाल के उत्तर देने होंगे तो आप वो भी करिएगा प्रयोग के रूप में।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो चलिए एक प्रयोग लिया गया है, चीनी खिलौने कैसे भारत में छाए रहते हैं। भारत में चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है। जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। तो किस तरीके से आपने देखा कि कंपटीशन करके कई अन्य तरीके से यहाँ पे आए, थोड़ा सा सस्ता में रखे, थोड़ा गुणवत्ता रखे, और भारतीय खिलौने पीछे हो गए। तो फ़ायदा किसके होने लगा? दूसरे देश को। भारतीय व्यापारी पीछे छूट गए। सामान्यतः व्यापार के खिलौने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आओ इन पर विचार करें। तो कुछ सवाल हैं, आप विचार करके उत्तर दीजिए। अगला टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कार और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का निर्यात भी करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो जा सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब फिर कुछ सवाल दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी का वही तरीका है, या तो आपको पहले सवाल पूछ करके उत्तर देती है और फिर पैराग्राफ के बाद आपसे सवाल पूछती है, जिनको को आप अपने से करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। थोड़ा अगर दिक्कत हो रही तो फिर से बैक जा कर सुन लेंगे। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, अभी इसको देखते हैं कि क्या उनसे कारक है जो वैश्वीकरण को संभव बना रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हुआ मुख्य कारक है। तो कौन होगा? टेक्नोलॉजी, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 5 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नत हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर एक उदाहरण के रूप में वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है, जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना छत के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ।
इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, यानी मोबाइल वगैरह। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात यानी वॉइस मेल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण लिया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन प्रसार में भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कैसे, इसको आपको उत्तर देने की कोशिश करना है। अगला, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग का एक उदाहरण लिया जा रहा है। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। कहाँ की जानी है? लंदन में छप रहा है, लेकिन डिजाइनिंग और छपाई कहाँ हो रही है? दिल्ली में, और लंदन में प्रकाशित। पत्रिका का पाठ विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। तो छपाई भी हो जाती है। छपी छपाई वायु मार्ग से कहाँ पहुँच जा रही है? लंदन। ये किसका कमाल है? टेक्नोलॉजी, दूरसंचार। आओ इस पर विचार करें। कुछ सवाल है, उत्तर दीजिए। अगला टॉपिक, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों को आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक यानी एंटी ट्रेड, इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। तो विभिन्न देशों ने दिया, सिर्फ भारत ने नहीं दिया है कि वह घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन कर रहा था। तो इसीलिए आप देखते हैं कि 1991 अब आगे बात आ रही है। भारत में करीब 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो उदारीकरण क्या है? तो आपने कई तरीके के जो अवरोध पैदा किए थे, अवरोध यानी कई तरीके की जो रोक लगा के रखी थी कि विदेशी ये सामान नहीं आएगा, इसमें आगे इतनी ड्यूटी लगेगी, ये कंपनियां इतना ज़्यादा निवेश नहीं कर सकेंगी, ये सारी चीज़ें एक तरीके से अवरोध माना गया था। इन्हीं को हटा लेना उदारीकरण कहलाता है कि आपने किसी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। आइए इन पर विचार करें। अब आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा, इस पर विचार करके उत्तर दीजिए। विश्व व्यापार संगठन। अगला टॉपिक विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए।
विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। क्या है? इसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। उदाहरण लेते हैं, व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है। अधिशेष यानी जो उपयोग से ज़्यादा है। जो अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो देख रहे हैं कि अमेरिका में कितने कम लोग खेती करते हैं, कितने कम लोग खेती पर आश्रित हैं, लेकिन सब्सिडी इतनी मिलती है कि वो कम दाम पे विदेशों में अपने खाद्य उत्पादों को बेच सकते हैं, जबकि विकासशील देश जैसे भारत है यहाँ पर जो कि अमेरिका के मुताबिक कम सब्सिडी दी जा रही है, इसके बावजूद भी WTO का दबाव रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ WTO में भी जो विकसित देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे, ये उस पर दबाव बनाते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और आपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? विचार करिए। अगर इस स्थान दिए गए हैं, कुछ सवाल हैं, इसके उत्तर देने की कोशिश करिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। अगला टॉपिक, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ वो देखते हैं। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। लोचदार मतलब तरीके से थोड़ा जो झुकाव होता है, मतलब एक लचीलापन होता है, उसी को लोचदार कहते हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया।
इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स यानी मोटर गाड़ियाँ, इंफोसिस यानी आईटी, रेनवैक्स यानी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स यानी पेंट, सुंदरम फास्टनर्स यानी नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। जो आपने ऊपर पढ़ा उसके आधार पर ये कुछ प्रश्न हैं, उन पर विचार करिए और उत्तर दीजिए। अगला उदाहरण है, एक छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की। तो ये बड़े कंपनियों के लिए तो फ़ायदा हुआ, आईटी कंपनियों के लिए तो फ़ायदा हुआ। जो मोटर गाड़ियाँ हैं कंपनी से संबंधित कंपनियाँ हैं उनको तो ऑटो सेक्टर उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन घाटा किसको हुआ? छोटे उद्योगों को। कैसे हुआ वो आगे देखते हैं। उनके लिए एक बात आई कि करो या नष्ट हो जाओ, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। किसके लिए कहा जा रहा है? छोटे उत्पादकों के लिए। बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी, एक उदाहरण लिया जा रहा है कि रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती थी। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी, यानी सस्ता मिल रहा था। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि जी के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयाँ बंद कर दी। बैटरी संधारित प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित है, यानी खेती के बाद सबसे ज़्यादा श्रमिक कहाँ हैं? लघु एवं कुटीर उद्योग, इसको MSME सेक्टर कहते हैं। और इन पर विचार करें। अब ये कुछ सवाल ये रवि की कहानी के ऊपर बेस्ड हैं, आप इसको उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अगला उदाहरण, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं। एक चित्र दिया गया है जहाँ पे कपड़ा निर्माण होता है। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम करने के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थितियां यह प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली। आगे चलते हैं। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। अगला उदाहरण है कपड़ा श्रमिक का। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह का रोजगार की तलाश करने के बाद
6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के सातों दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की जो पहले मिलता था उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। उपरोक्तकार परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वह पहले उपभोग करती थी। आओ इन पर विचार करें। फिर कुछ सवाल हैं तो एनसीईआरटी का अपना ये अच्छा एक तरीका है कि आपको पैराग्राफ 2 पैराग्राफ देने के बाद सवाल पूछता है जिससे आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला। चूंकि वैश्वीकरण एक सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। पूछा जा रहा है वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है या न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस तरह अध्याय खत्म होता है। कुछ सारांश है पाठ का, पढ़ लेते हैं। जो अभी तक पढ़ा है उसका सार। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश की उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। तो इस तरह यह अध्याय खत्म होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनका आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा और जहां पे भी आपको दिक्कत हो, सवाल पूछना है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कभी भी जब भी आप इसको देख या सुन रहे हो, हम उसका वैसे भी एक अलग अंक लेके आएंगे, व्याख्या खंड। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई जो सवाल हैं उन सवालों का भी आपको उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरी हुआ तो वीडियो के माध्यम से और नहीं तो कमेंट में भी इसके उत्तर दिए जाएंगे। तो हम अभी के लिए इस अंक में इतना ही। अगले अंक में, अगले अध्याय में हम फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।